नहीं रख दो ना, वही रख दो मैंने। Good evening, Harshita. Good evening, everyone. Good evening, Avesh. Chalo, let's start. So next classification is based upon
टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज वो होता है जो सल्यूट की तरह होता है, जो कोलॉइड में डिस्पर्स्ड होता है। दैट मींस लाइक सॉल्यूशन में सल्यूट होता है, वैसे कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, ठीक है। पर उसे सल्यूट मत लिख देना, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बोला है। तो डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि कोलॉइड की जो रेंज होती है, एज यू नो, कोलॉइड हैज अ रेंज, साइज रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, राइट। तो दैट मीन्स अगर कोलॉइड में हम डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स फेज की बात कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम होता है दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जिसमें कोई चीज फैली हुई हो। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमारा डिस्पर्स फेज होता है, राइट। तो डिस्पर्स फेज इज ऑफ द कोलॉइडल रेंज, और डिस्पर्स फेज कितने साइज का होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। अब बात ये है, डिस्पर्स्ड फेज तीन टाइप का हो सकता है, एंड दीज थ्री टाइप्स आर मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो लेट अस सपोज कि हम कोलॉइड को देख रहे हैं और कोलॉइड के डिस्पर्स फेज को हम अज्यूम करते हैं। तो ये जो डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स फेज तीन टाइप का हो सकता है, ठीक है। आइदर ये खुद ही इतना बड़ा हो कि ये कोलॉइडल रेंज में आ जाए, ठीक है, या इसको बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर। लेट अस थिंक एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। दो मिनट रुको, एक बार मैं ट्राई कर लूँ। कोलॉइड के डिस्पर्स फेज को हम अज्यूम करते हैं। तो ये जो डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स फेज तीन टाइप का हो सकता है, ठीक है। आइदर ये खुद ही इतना बड़ा हो कि ये कोलॉइडल रेंज में आ जाए, ठीक है, ऐसे केस को बोलिए मैक्रोमॉलिक्यूलर। लेट अस थिंक अबाउट इट, एक मिनट लो। अच्छा, आवाज ऑडिबल है अब? यस और नो? ठीक है, अगर आवाज ना है तो प्लीज बता देना, ठीक है। हम तीन एग्जांपल्स बनाते हैं, ओके। So let us compare the three types of colloid on the basis of dispersed phase, ठीक है। तो देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, dispersed phase can be of three types, right? One is macromolecule,
colloid, one is multimolecular colloid. अरे सबको ऑडिबल है ये या नहीं है? टेल मी। ऑडिबल है। करणप्रीत एक बार तुम डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, तुम्हारे इन पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये फर्स्ट टॉपिक है। And third is our associated colloid. तो तीन तरह का colloid हो सकता है, मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड colloid. तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है हमें ये जानना है, ठीक है। याद है ये तीनों पॉइंट्स बेस्ड है ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो मॉलिक्यूल इसके अंदर डिस्पर्स होता है, नॉट ऑन डिस्पर्जन मीडियम। तो पहले नाम को तोड़ते हैं। सबसे पहला मैक्रो, मैक्रो माने बिग, मल्टी मतलब नंबर में ज्यादा, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ। तो मैक्रो मीन्स बड़ा, मल्टी मतलब ज्यादा, मैं हिंदी भूल ही गया मुझे लगता है, मैं तो भूल ही गया, तुम मत भूलना प्लीज हिंदी, हम इंग्लिश यूज करते करते अपनी हिंदी को भूल जाते हैं, शायद ऐसे ही लिखते हैं ज्यादा। देन एसोसिएटेड कोलॉइड्स मींस जुड़कर, ज्यादा में आजा, जुड़कर। देन तो जब हम कुछ चीजों को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं तो ज्यादा समझ आता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़ा, मल्टी मीन ज्यादा, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ, है ना। अब इन तीनों को समझ रहे हैं कि ये सब क्यों बड़ा, कोई क्यों ज्यादा और क्यों कोई जुड़ा हुआ है। द थिंग इज कि कोलॉइडल रेंज हमारी है, कोलॉइडल रेंज हमारी है 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर, है ना। अब अगर कोई चीज इसमें नहीं आती, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, लेट अस अज्यूम कि वो मिनिमम रेंज जितनी कोलॉइड की होनी चाहिए वो बॉक्स है, ये बॉक्स है बिटवीन 1 नैनोमीटर से बड़ा एंड 1000 नैनोमीटर से छोटा, ठीक है। इस बॉक्स की रेंज है 1 नैनोमीटर। तो मैं मतलब क्या है, मॉलिक्यूल इस साइज का होगा तो जाके वो कोलॉइड की रेंज में आएगा। ये मिनिमम 1 नैनोमीटर, ठीक है। इससे बड़ा अगर होगा तो वो कोलॉइडल रेंज में आएगा। अब अगर मॉलिक्यूल इससे छोटा हो गया, मतलब सपोज वो मॉलिक्यूल इतना सा हो गया, तो वो इस रेंज में ना आकर वो कौन सी रेंज में रह जाएगा, सोल्यूशन की में, ठीक है। मॉलिक्यूल मस्ट बी बिग इनफ टू बी इन दिस रेंज, इस रेंज का होना चाहिए, छोटा तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें ये याद रखना है कि हमारे इस पॉइंट में अगर मॉलिक्यूल इस साइज का हो गया 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का एक ही मॉलिक्यूल, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा। और अगर एक ही मॉलिक्यूल इसी रेंज का है तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल खुद ही one molecule is itself in the colloidal range, ठीक है। Single molecules are single large. आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है एक्चुअली? पता नहीं, मेरे यहाँ पे 2 वाईफाई लगे हुए हैं, आज दोनों वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ सही में आयुष। in the colloidal range, ठीक है. Single molecules are single large molecules are in colloidal range. ठीक है, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल होगा. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. इसके एग्जांपल्स हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट. तो एग्जांपल में तुम लिख सकते हो इसके. फॉर एग्जांपल बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, एंड गम्स, जेलेटिन. ये चीजें क्या है, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. दे आर बिग मॉलिक्यूल्स. ज्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. तो बायोमॉलिक्यूल्स कैसा कोलॉइड बनाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स मेक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है. अब ठीक है, मैं बीच में मिस हो गया था तो मैं दोबारा बता रहा हूँ. देखो मैं कह रहा हूँ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का रेंज होता है कोलॉइडल रेंज. ये बात तो पता है. तो अगर एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो कि वो इस रेंज में आ जाता है, ये बॉक्स मैंने एक रेंज बनाई और ये रेंज सपोज कोलॉइडल रेंज है. ये बॉक्स, इस बॉक्स को जितना इतना बड़ा मॉलिक्यूल हुआ जो इस बॉक्स को टच कर जाए वो कोलॉइडल रेंज में होगा. अगर इस बॉक्स से छोटा हुआ तो वो सोल्यूशन रेंज में होगा. तो द थिंग इज कि अब अगर एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो कि वो कोलॉइड की रेंज में आ रहा है तो ऐसा कोलॉइड कहलाएगा मैक्रो मॉलिक्यूलर. तो इसके अंदर जो गम, स्टार्च और जेलेटिन होते हैं, दे आर सो बिग मॉलिक्यूल दैट देयर मॉलिक्यूल इज इन कोलॉइडल रेंज. क्लियर है? यस और नो? माधव आ गया समझ? हाँ माधव बोलो. अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल होगा जो इस ए 1 नैनोमीटर से छोटा है तो कोलॉइडल रेंज में नहीं आएगा. अगर एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा होगा तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल. हाँ कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लो. नहीं, सारे कोलॉइड मैक्रोमोलिकुलर नहीं है. अभी हम आगे आ रहे हैं ना, तो वो नेक्स्ट वाले में समझ आ जाएगा. ठीक है. कोई मॉलिक्यूल इस रेंज में जो बॉक्स हमने बनाया था 1 नैनोमीटर, सपोज कोई मॉलिक्यूल इस रेंज में नहीं आता, 1 मॉलिक्यूल डज नॉट कम इन दिस रेंज, वो मॉलिक्यूल इस रेंज से छोटा है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक गोल्ड का एटम ले लो. एक गोल्ड का जो एटम है, AU एटम, it will be smaller than 1 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर बहुत बड़ा साइज है उस एटम के लिए. तो सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल इज स्मॉलर. ये जो गोल्ड का एटम है ये बहुत स्मॉल है. ठीक है. अब हमें फिर भी इसका कोलॉइड बनाना है, तो क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल में खुद ही ऐसा हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल अपना एक एटम की बजाय मॉलिक्यूल बना ले. दैट मींस इट इज, इसका जो मॉलिक्यूल हो वो इतना बड़ा हो जाए कि वो मिलाकर पूरा कोलॉइडल रेंज में आ जाए. ठीक है. तो बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं कि इतने सारे एटम्स एक साथ जुड़ जाए कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाए. ठीक है. सो विल रिक्वायर मोर. तो एक तो छोटा था, पर एक ऐसे मिलकर इन्होंने एक बड़ा एग्रीगेट बना लिया, एंड दिस एग्रीगेट इज इन कोलॉइडल रेंज. ये पूरा
एग्रीगेट मिलाकर एक मल्टी मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, एंड दिस मल्टी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर is in colloidal range. Combine to form a multi-molecule in colloidal range. यानी कि एक अकेला एटम तो हमारा इस रेंज में नहीं आ रहा था, पर मिलाकर ये पूरा colloidal रेंज में आ रहा है. तो ये समझ आया डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल एंड मल्टीमोलिक्यूलर colloid. Say yes or no. Okay. Then next colloid is associated colloid. ठीक है, इसमें ऐसा क्या होता है? Let us see. सेकंड में एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन है. अब देखेंगे एसोसिएटेड क्लॉइड में क्या डिफरेंस है. एसोसिएशन तो है मल्टी मॉलिक्यूलर में. ओके सिमरन. ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलॉइड में ये मल्टी मॉलिक्यूलर जैसा ही है. इसका एक मॉलिक्यूल इज नॉट इन अ कोलॉइडल रेंज. ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है एसोसिएटेड कोलॉइड का, हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो पानी से दूर भागती है, और हाइड्रोफिलिक हेड होता है. ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है, अब ये हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड टेल और पानी से अट्रैक्ट करने वाला हेड, ये हमने देखा है सोप्स में, राइट. तो यहाँ पे एक चीज और, अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर नहीं है, वो कोई और सॉल्वेंट है, तो हाइड्रो की जगह वी कैन से लायोफिलिक पोर्शन है और लायोफोबिक, क्योंकि लायो वर्ड है सॉल्वेंट का. अगर वो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो पानी नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर एक लायोफोबिक पार्ट होगा और एक लायोफिलिक पार्ट होगा. ठीक है, जैसे सोप में होता है वैसे ही है, एक सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग और एक सॉल्वेंट रिपेलिंग, दोनों पार्ट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है. तो एक चीज अपने दिमाग में रखो कि एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जांपल है सोप. ठीक है, तो सोप के मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि एक एंड उसका हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है. तो जब हम सोप को पानी में डालते हैं तो सोप का मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक टेल कोशिश करती है, जैसे तुमने सोप डालना शुरू किया तो हाइड्रोफोबिक टेल कोशिश करती है कि वो पानी से बाहर ही रहे. ठीक है, तो इसीलिए इट स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर की सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू करती है. तो टेल इसमें बाहर रहना प्रेफर करती है और हेड अंदर रहना प्रेफर करता है. नेचुरल सी बात है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर रहना चाहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर रहना चाहेगा. तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये इसी तरीके से अरेंज होते जाते हैं सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे ही टेल बाहर रह पाएगी, है ना. तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जब तुम सोप डालते हो, सोप डालने से सोप की कंसंट्रेशन पहले सरफेस पे बढ़ती है एंड टेल वांट्स टू स्टे आउटसाइड वाटर. ठीक है, टेल कहाँ रहना चाहती है? आउटसाइड वाटर. तो इसीलिए वो बाहर रहती है. और हेड कैन स्टे इनसाइड वाटर, हेड स्टेज इनसाइड. तो इस केस में कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते उसकी सरफेस पूरी फुल हो जाती है. अब अगर और नए सोप को तुम और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सरफेस पे
पॉसिबल नहीं होने की वजह से वो अब अंदर जाने लगता है, ठीक है। जब वो अंदर जाने लगता है तो अंदर अब हाइड्रोफोबिक टेल पानी से दूर रहना चाहती है, तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो टेल होगी दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड वो अंदर चली जाती है, एंड जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वो बाहर रहता है। तो एक अरेंजमेंट बनता है, लेट अस सी। We know what this arrangement is called, right? This arrangement is called a micelle, right? So micelle form हो जाती है, and micelle comes in a colloidal range, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। So ऐसे और मिसेल्स बन जाते हैं, ठीक है, that you have to remember, and ये मिसेल्स कोलॉइडल रेंज में आते हैं। तो अगेन लेट अस रिवाइज कि ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड से कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नॉट इन कोलॉइडल रेंज, मल्टी मॉलिक्यूलर की तरह इनका जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो कोलॉइडल रेंज में नहीं होता, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी हो गई मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड से। बट इसका जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज यहाँ पर हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं एट लो कंसेंट्रेशन, बट as colloid when concentration increases, जब concentration increase हो जाती है तो ये colloid की तरह behave करते हैं। क्यों? क्योंकि जब concentration कम है तो ये ऊपर रहते हैं, तो ये true solution की तरह ही करते हैं, क्योंकि एक तो colloidal range में नहीं है। पर जब concentration बढ़ जाती है और ये micelle बना लेते हैं, micelle बनाने पे they start behaving as colloidal, क्योंकि इनका micelle colloidal range में आता है। So they are true solution at low concentration, colloid at high concentration. तो इसका एक एग्जांपल तुम एक्सपेरिमेंट की तरह भी कर सकते हो अपने घर पे। लेट मी शो यू। अच्छा मुझे ये बताओ, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए कि मल्टी मॉलिक्यूलर से अलग कैसे, यस और नो? ये डिफरेंस है इसमें कि ये लो कंसेंट्रेशन पे सोल्यूशन होता है और वो हाई कंसेंट्रेशन पे कोलॉइड होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड था उसमें ऐसा कोई कंसेंट्रेशन का खेल नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता कि वो लो कंसेंट्रेशन पे सोल्यूशन है, हाई पे वो है। उसमें वो कोलॉइड है तो वो कोलॉइड एग्रीगेट होता है, बस कोलॉइड जो होता है वो एग्रीगेट ही होता है उसमें। इसमें वो पहले ऊपर सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं तो वो सोल्यूशन रहता है, और बाद में जब वो पूरा कोलॉइडल रेंज में आ जाता है तो इसमें ये कोलॉइडल रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये था, इन दोनों का फर्स्ट पॉइंट सिमिलर है, दोनों में मल्टी मॉलिक्यूलर में भी और एसोसिएटेड में भी, दोनों में एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल कोलॉइडल रेंज में नहीं है। पर मल्टी मॉलिक्यूलर में कोलॉइड तभी बनता है जब वो एग्रीगेट होता है, और वो एग्रीगेट स्टार्टिंग से ही होता है, उसमें हम नहीं करते कुछ, ठीक है। और इसमें जब हम कंसेंट्रेशन बनाते हैं तब वो एग्रीगेट बन जाता है। तो ये डिफरेंस है एसोसिएटेड और मल्टी मॉलिक्यूलर में। बोलो ये बात समझ आ गई, यस और नो? नहीं हुई क्लियर तो अभी भी बता दो। आराधना क्लियर? ओके हाँ, तो रिपेल करेगा तो अच्छा रहेगा सिमरन, क्लास के एंड में एक टॉपिक होगा उससे तुम्हें समझ आएगा। रिपेल करना अच्छा होता है इनके लिए, ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, आपस में पास रहते हैं। वो मैं तुम्हारा एंड में ले लूंगा डाउट, ठीक है। For you, so for this experiment, let us take a glass of water, ठीक है। एक glass of water में let us pour some water. एक सेकंड,
वाटर है एंड वाटर के साथ यू वुड रिक्वायर सम सोप. ओके, वी आर चेकिंग वेदर जो हमने पढ़ा वो सही है या नहीं. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ सोप और इस सोप माधव तुम्हारे क्वेश्चन पे मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है? अभी ये देखो जरा, सोप के कुछ पीसेस को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो आई एम एडिंग सम soap pieces in the water. Okay, I want the concentration to be less. Okay, पहले मैं चाहता हूँ कि concentration कम ही रहे. You can use a spoon. So as you can see, the solution is still clear, right? And I am mixing the soap. Can you see the concentration is increasing as I am mixing the solution? It will turn turbid, है ना? धीरे धीरे concentration increase हो रही है. अभी फिलहाल ये true solution ही है, ठीक है? If you can see through this solution, then it's a true solution, right? But अगर मैं इस solution पे concentration और increase करता हूँ, तो धीरे धीरे it will start turning turbid. ठीक है, धीरे धीरे इसकी concentration बढ़ रही है. जैसे जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ सोप के पार्टिकल्स ऑफ एंड एक पॉइंट आएगा जब ये पूरा कोलॉइडल बन जाएगा और ये पॉइंट में दिस विल टर्न ओपेक. ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ओपेक. अभी ट्रांसलूसेंट सही है और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं इसकी. देखो, नाउ इट हैज स्टार्टेड टर्निंग ओपेक, राइट? बट पहले ये क्या था? पहले ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा था. बट जब कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तब मिसेल बनते जाएंगे और मिसेल बनने के बाद ये कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा एंड इन कोलॉइडल रेंज इट विल बिकम ओपेक. ठीक है, ओपेक और ट्रांसलूसेंट. ठीक है, नाउ यू कैन सी इट इज काइंड ऑफ ओपेक. अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट पीछे रखता हूँ, इट विल नॉट बी विजिबल जैसे वो पहले विजिबल था, राइट? तो इसमें हुआ क्या? व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर एंड ये कब ओपेक हो गया? लेट अस एनालाइज इट. So after this experiment, what have we observed? We have observed that in low concentration, soap will behave as true solution, clear solution. True solution की तरह दिखेगा, ठीक है? And at high concentration, ठीक है, you will see it will become turbid, colloidal बन जाएगा. तो ये अलग टाइप के colloids हैं. These are different from the others, ठीक है? पहले वाले मैक्रोमोलिकुलर ऑलमोस्ट हमेशा ही कोलॉइड थे. मल्टी मॉलिकुलर में भी वो एग्रीगेट कोलॉइडल रेंज में आ गया था. ट्रू सॉल्यूशन था जो तुमने चैप्टर 2 में पढ़ा था. चैप्टर 2 में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा ना. चीनी को पानी में डाल दो तो सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन इज क्लियर, वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है? तो अगर हम सोप को डालते हैं, तुमने बचपन में ऐसा किया होगा कि पानी की बाल्टी में जब तुम खेलते होगे तो तुमने साबुन गिरा दिया होगा अंदर पानी में, और जब वो साबुन पानी में घुल रहा था तब वो ट्रांसपेरेंट होता है और एक पॉइंट आते ही वो सारा जो बाल्टी का पानी है वो ओपेक हो जाता है, फिर वो सोप नहीं दिखता. ऐसा होता है कि नहीं होता? यस और नो? है ना? तो इस केस में होता क्या है, लो कंसेंट्रेशन में अगर थोड़ा सा सोप डाला जाए तो वो सोल्यूशन ही रहता है, पर अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन में चला जाए तो मिसेल बना लेता है, जैसे हमने पढ़ा था. इसमें मिसेल बनती है, ठीक है? पर पहले वो ट्रू सॉल्यूशन बिहेव करते हैं, बाद में वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बिहेव करते हैं. तो दैट इज व्हाई ये एक अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का कोलॉइड है जिसमें एसोसिएशन के बाद कोलॉइडल बिहेवियर दिखाई देता है. एसोसिएशन से पहले वो कोलॉइडल नहीं थे,
ठीक है. So is this experiment and this observation clear? The difference between macromolecular, multimolecular and associated colloid. Say yes or no. हाँ माधव, और भी हैं एग्जांपल्स, जैसे बाइल जूस, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे सोप जैसी जो एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जांपल है. और स्कम फॉर्मेशन इज नॉट, स्कम फॉर्मेशन इज ड्यू टू हार्ड वाटर महिमा, उसमें यहाँ कोलॉइड का कोई रिलेशन नहीं है. Now let us study this from our text. And text में हम देखते हैं, first of all, on multimolecular colloid, on dissolution, a large number of atoms of small molecule aggregate together to form a species having colloidal range. तो यानी कि इसमें भी aggregate तो बन रहा है, but वो aggregate dissolve करने पे ही बन जाता है या फिर अपना preparation करने पे ही बन जाता है. तो इसका एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट. गोल्ड सॉल्ट के अंदर छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स होंगे जो अकेले तो नहीं आते बट मिलाकर आ जाते हैं कोलॉइडल रेंज में. सिमिलरली सल्फर के 1000 मॉलिक्यूल्स, S8 मॉलिक्यूल्स मिलाकर एक मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड बनाते हैं. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड? हमें याद रखना है, एग्जांपल इज गोल्ड एंड सल्फर सॉल्ट. ठीक है. अच्छा सिमरन, तुम्हारा क्वेश्चन है कि मल्टी मॉलिक्यूलर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या हर एटम कंबाइन करके कोलॉइडल रेंज में आता है? नहीं, हर एटम करा के नहीं आता. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फर के अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हो तब जाके वो कोलॉइडल रेंज में आता है. ऐसी गोल्ड के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तभी वो कोलॉइडल रेंज में आएगा, अदरवाइज वो कोलॉइडल रेंज में नहीं आएगा. ना वो सोल्यूशन में आएगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का सोल्यूशन तो बन नहीं सकता, वो तो डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, पर इनमें कोई कंसेंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता मल्टीमॉलिक्यूलर में, या तो ये मल्टीमॉलिक्यूल कोलॉइडल रेंज में है या नहीं, कंसेंट्रेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होता. Then comes macromolecular colloid, and macromolecular में हमने पढ़ा था कि a single molecule is large enough. ठीक है ना. तो macromolecular में we will say macromolecular colloid में the size of macromolecule may be in colloid range itself. तो एक मॉलिक्यूल अगर खुद ही कोलॉइडल रेंज में आ रहा है तो ऐसा कोलॉइड का सिस्टम मैक्रोमोलिक्यूलर कहलाएगा. एग्जांपल पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ज्यादातर पॉलीमर्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है पॉलीमर्स. और बायोमॉलिक्यूल्स लाइक सेलुलोज, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ये सारे भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. एसोसिएटेड कोलॉइड्स का क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बाकियों से? एसोसिएटेड कोलॉइड्स में they behave as at low concentration, they behave as strong electrolyte यानी कि normal solution की तरह, but at higher concentration they exhibit colloidal behavior due to formation of aggregates. ठीक है. अब तुम्हें पता है ना कि एक concentration होगा, उस concentration पे ही ये colloid बनाते हैं. तो colloid बनाने का एक minimum concentration होगा तो उसे हम बोलते हैं critical missile concentration, और एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जिसे हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर. व्हाट वी मीन बाय दिस पॉइंट इज, अगर हम वापस जाएं और हम इस पे ध्यान दें जो हमने कोलॉइड्स में सीखा था. देखो, लो कंसंट्रेशन यानी कि सपोज अगर सिर्फ 5 मिलीग्राम डाला तुमने 100 ml में, 5 मिलीग्राम सोप डाला इन 100 ml. तो अब इस केस में अज्यूमिंग कि ये जो हमारा सिस्टम है तो 5 मिलीग्राम इज अ लो कंसंट्रेशन. इस लो कंसंट्रेशन में तो वो ऊपर ही रहेंगे, तो इस केस में इट मिसेल विल नॉट बी फॉर्म. ठीक है, मिसेल विल नॉट बी फॉर्म. फिर सपोज तुमने कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम से बढ़ा के 7 मिलीग्राम करी, 9 मिलीग्राम करी, और जैसे तुम 9 मिलीग्राम पर आए तो 9 मिलीग्राम वो कंसंट्रेशन थी, या 100 ml में 9 मिलीग्राम वो कंसंट्रेशन थी,
जिसमें मिसेल स्टार्टेड फॉर्मिंग, तो मिसेल बनना शुरू हो गए, तो तुम बोलोगे मिनिमम कंसेंट्रेशन एट विच मिसेल इज फॉर्म, ये मिनिमम कंसेंट्रेशन है, इससे पहले मिसेल बन नहीं रही थी, इससे पहले वो कोलॉइड था नहीं, तो इस कंसेंट्रेशन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, CMC. CMC is critical missile concentration. It is the minimum concentration